मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। एक बार फिर हम मिल रहे हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। हम पढ़ चुके थे शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ कहाँ पर अपने पैर पसार चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान का एरिया हम कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर मैं देखूँ हम बच्चों को केवल सिखाते जाएँ और उनका कोई मापन नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं या कितना अचीव कर रहे हैं। तो बालक ने जो भी सीखा है और कौन कौन सी उपलब्धियों में उसका कैसा स्कोर है, इसके लिए हमें मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है और इसमें हमारी मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम देखते हैं अगला, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कुछ बच्चों की शैक्षिक समस्याएं। तो हर बच्चे की व्यक्तिगत समस्या और शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। अगला पॉइंट आता है स्टडी ऑफ ग्रुप डायमेंशन, यानी समूह गतिशीलता। हम क्लास में देखते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे एक समूह में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। पर्टिकुलर समूह क्या है, समूह को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा सीख सकते हैं। अब आप वापस आते हैं हम लोग स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। समूह व्यवहार क्या है, कक्षा में बालकों को सिखाने के लिए, पूरे समूह को आगे बढ़ाने के लिए समूह व्यवहार क्या है, समूह व्यवहार को कैसे मोटिवेट किया जाएगा, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। अगला आता है स्टडी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक। ऐसे बालक जो एक एवरेज से ऊपर हो या एवरेज से नीचे हो, हमारे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो ऐसे दोनों ही बालक आपके लिए चैलेंज होते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बालकों की शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, उन्हें सिखाने के कौन कौन से नियम हैं, कौन से सिद्धांत हैं, वो हमको बताता है। अगला आता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है या वातावरण का वंशानुक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम आसानी से सीख सकते हैं। अगला आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि मनोविज्ञान में आज हम देखें हम मनोवैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, तो यहाँ पर मनोविज्ञान की बहुत सारी समस्याएं, व्यक्ति विशेष की अपनी खुद की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को मानसिक हैं, कुछ व्यक्तिगत हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हमारे मनोविज्ञान में बने हैं और उन मनोविज्ञान के टेस्ट जैसे बुद्धि का परीक्षण है, समायोजन का परीक्षण है, ऐसे बहुत सारे परीक्षण हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारी इसमें मदद करता है। अगला आता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण क्या है, एक बालक को पढ़ाई के लिए या कुछ सीखने के लिए किस प्रकार का वातावरण चाहिए, बालक के सीखने में वातावरण अपने क्या रोल प्ले करता है, ये हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर आसानी से देख सकते हैं। अगला आता है स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, बालक की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं शैक्षिक भी होती हैं कि बालक बहुत धीमी गति से सीख रहा है, बालक को कुछ समझ में नहीं आ रहा, गणित हम किस विधि से पढ़ाएं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। अगला आता है लर्निंग इन द मोटिवेशन, यानी अधिगम और अभिप्रेरणा। अगर मैं बात करूं अधिगम और अभिप्रेरणा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कह सकते हैं हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अधिगम को अभिप्रेरणा के बिना पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहूँ और उसे मोटिवेशन नहीं देते हैं तो बालक का जो सीखने का ग्राफ है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसमें मोटिवेशन को इंक्लूड कर देती हूँ, अभिप्रेरण को जोड़ देती हूँ, तो जो सीखने का ग्राफ है वो हमारा बढ़ जाता है। तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अभिप्रेरणा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, वो सीखने में किस प्रकार से अपनी रोल प्ले करता है, इन सब बातों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। एरिया ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का क्षेत्र, बालक कक्षा में समायोजित नहीं हो पा रहा है, बालक कक्षा में समायोजित क्यों नहीं हो पा रहा है, बालक अपने दूसरे मित्र से क्यों नहीं एडजस्टमेंट कर पा रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सब समस्याओं का अध्ययन भी हम आसानी से किसके अंतर्गत कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला है हमारा एरिया ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अगर मैं बात करूं बिना अनुशासन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते या हमारे बिना अनुशासन के सफलता की कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो अनुशासन वास्तव में क्या है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है, अनुशासन बालकों को किस हिसाब से सिखाया जाना चाहिए, इन सभी समस्याओं का अध्ययन आसानी से हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत। अब आता है अपना एरिया ऑफ रिसर्च। आज हम देख रहे हैं नए नए प्रयोग, नए नए रिसर्च हो रहे हैं हर चीज़ में, तो एजुकेशन भी हमारा इस एरिया से अछूता नहीं है। यानी
हम देखेंगे एजुकेशन में भी बहुत सारी रिसर्च या बहुत सारी समस्याएं डे बाय डे निकल कर आ रही हैं। तो डे बाय डे निकल कर आ रही हैं, वो हमें चैलेंज के रूप में लेनी है। उनके आधार पर हम बहुत सारा इनोवेशन हम एजुकेशन में कर सकते हैं। तो आज में हम एरिया ऑफ रिसर्च में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी बहुत अधिक मदद कर सकता है। उम्मीद है आप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हम आसानी से कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम वो सारे एरिया ले सकते हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं। थैंक यू।